अलेक्जेंडर द ग्रेट एक ऐसा नाम जो विजय और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। आईएसएस दुनिया में 356 ईसा पूर्व में पेला में पैदा हुआ था। पेला मैसेडोनियन किंगडम की राजधानी थी। उनके पिता राजा फिलिप ईआई थे, एक चातुर और महत्वाकांक्षी शासक जिसका सपना पर्शिया को जीतना था। उनकी माता ओलंपियस थी, एक ऐसी महिला जो खुद की पहचान बनाने में विश्वास रखती थी और जिसके वंश का संबंध महान ग्रीक नायक अचिलेस से था। अलेक्जेंडर का बचपन ग्रीक नायकों की कहानियों और युद्ध के गौरव के साथ बीता। वह उनके कारनामों का अनुकरण करना चाहते थे और उनकी महान उपलब्धियों को भी पार करना चाहते थे। छोटी उम्र से ही अलेक्जेंडर ने एक तेज बुद्धि, ज्ञान की प्यास और एक ऐसी अद्भुत द्रुतत्व का प्रदर्शन किया जो उनकी किस्मत को आकर देता। एक बच्चे के रूप में भी अलेक्जेंडर ने आश्चर्यजनक साहस और घोड़ों के प्रति एक स्वाभाविक लगाव दिखाया। एक प्रसिद्ध किस्सा है कि कैसे उन्होंने बुसेफालुस नाम के एक जंगली स्टलियों को काबू किया, एक ऐसा कारनामा जिसको करने में उनके अनुभवी पिता भी असफल रहे। अपने बेटे के तेज स्वभाव को पहचानते हुए फिलिप ने अलेक्जेंडर की शिक्षा ग्रीस के सबसे श्रेष्ठ विद्वानों को सौंपी। उन्हें क्या पता था कि यह फैसला इतिहास के भविष्य को बदल देगा। अलेक्जेंडर का शुरुआती जीवन महत्वाकांक्षा और विरासत के बोझ से भरा हुआ था। उनके पिता की सैन्य सफलताओं ने उनकी अपनी महिमा की इच्छा को और बढ़ावा दिया, जबकि उनके पूर्वज अचिलेस की कहानियों ने उनमें डेस्टिनी की भावना पैदा की। जैसे जैसे अलेक्जेंडर बड़े हुए, प्रसिद्ध दार्शनिक अरिस्टोटल के नेतृत्व में उनकी शिक्षा ने उनके चरित्र को और आकर दिया और उनके अंदर ज्ञान और विजय के लिए एक ऐसा जुनून जगाया जिसने दुनिया को बदल दिया। 13 साल की उम्र में अलेक्जेंडर की शिक्षा की जिम्मेदारी ब्रिलियंट दार्शनिक अरिस्टोटल को दी गई। अरिस्टोटल के मार्गदर्शन में अलेक्जेंडर की दुनिया मैसेडोनियन दरबार की सीमाओं से आगे बढ़ गई। उन्होंने दर्शन, साहित्य, राजनीति और नीति शास्त्र के क्षेत्रों में प्रवेश किया, एक स्पॉन्ज की तरह ज्ञान को अब्सॉर्ब करते हुए। अरिस्टोटल ने अपने शिष्य में सीखने का प्यार, अलग अलग संस्कृतियों के प्रातिसम और तर्क की शक्ति में विश्वास पैदा किया। अरिस्टोटल की शिक्षाओं का अलेक्जेंडर के विश्व दृष्टि पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अलेक्जेंडर को गंभीरता से सोचने, मान्यताओं पर सवाल उठाने और अलग अलग स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सबक अलेक्जेंडर को उनकी भविष्य की विजयों में बहुत मदद करेंगे। उन्हें उन संस्कृतियों को समझने और उनकी सराहना करने में सक्षम बनाएंगे जिनका उन्होंने सामना किया। अरिस्टोटल ने सद्गुण और न्याय के महत्व पर भी जोर दिया, ऐसे आदर्श जिनको अलेक्जेंडर हमेशा नहीं लेकिन बनाए रखने का प्रयास करेंगे। जहां अरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर के ईमेन को पोषित किया, वहीं उन्होंने अपने शिष्य की योद्धा भावना को भी पहचाना। उन्होंने अलेक्जेंडर के शारीरिक विकास को प्रोत्साहित किया, उन्हें घोड़े सवारी, तलवारबाजी और सैन्य रणनीति का प्रशिक्षण दिया। अरिस्टोटल का मानना था कि एक सच्चे नेता को बुद्धि और ताकत दोनों की आवश्यकता होती है और उन्होंने अलेक्जेंडर में दोनों को विकसित करने की कोशिश की। यह सर्वांगीण शिक्षा बहुत मूल्यवान साबित होगी जब अलेक्जेंडर एक छात्र से राजा बने नेतृत्व की चुनौतियों और जीतने के आह्वान का सामना करने के लिए तैयार। 336 ईसा पूर्व में 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर का जीवन एक नाटकीय मोड़ लिया। राजा फिलिप ईआई पर्शिया के अपने लंबे समय से देखे गए आक्रमण की तैयारी के बीच रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। अलेक्जेंडर, जिन्हें छोटी उम्र से ही नेतृत्व के लिए तैयार किया गया था, ने तेजी से गद्दी संभाली। उन्हें तुरंत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आंतरिक और बाहरी दोनों। मैसेडोनिया के भीतर कई लोगों ने उनके शासन करने की क्षमता पर संदेह किया, जबकि विजित क्षेत्रों के भीतर विद्रोही गुटों ने मैसेडोनियन नियंत्रण से मुक्त होने का अवसर देखा। अलेक्जेंडर ने हालांकि निर्णायक रूप से काम किया। उन्होंने आंतरिक विद्रोहों को बेरहमी से कुचल दिया, कूटनीति और सैन्य शक्ति के मिश्रण के साथ अपने अधिकार का दावा किया। उन्होंने मैसेडोनियन सेना को फिर से संगठित किया, अपने पिता के पर्शिया को जीतने और ग्रीस में पिछले पर्शियन घुसपैठ का बदला लेने के सपने को फिर से जगाया, एक ऐसे करिश्मे के साथ जिसने वफादारी को प्रेरित किया और एक रणनीतिक प्रतिभा जिसने उनकी उम्र को झुठला दिया। अलेक्जेंडर ने अपने भाग्य को पूरा करने और इतिहास में अपना नाम उकेरने के लिए निकल पड़े। फिलिप टाइवी की मृत्यु ने अलेक्जेंडर पर एक राज्य का नेतृत्व करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। हालांकि यह युवा राजा अरिस्टोटल की शिक्षाओं और अपनी महत्वाकांक्षा से ढला हुआ चुनौती के लिए तैयार था। उन्होंने असंतोष को शांत किया, अपनी शक्ति को मजबूत किया और पर्शियन साम्राज्य के खिलाफ अपना अभियान शुरू करने की तैयारी की। दुनिया ने सांस रोककर देखा, क्योंकि मैसेडन का युवा राजा अलेक्जेंडर महान अलेक्जेंडर में बदल गया।
राष्ट्रों का विजेता और निर्माण में एक किंवदंती। सेक्शन 4 द ग्रेनिकस रिवर टाइटन्स का पहला तक्कार। 334 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने अपनी मैसेडोनियन सेना का नेतृत्व हेलेस्पोंट के पार किया, वह संकरी जलद मरुमध्य जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। इसने पर्शियन साम्राज्य के खिलाफ उनके महान अभियान की शुरुआत को चिह्नित किया, एक ऐसा अभियान जो 1 दशक से अधिक समय तक चलेगा और प्राचीन दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार देगा। पर्शियन सेनाओं के साथ उनकी पहली बड़ी मुठभेड़ एशिया माइनर में ग्रेनिकस नदी पर हुई थी। विशाल साम्राज्य से सैन्य टुकड़ियों से बनी पर्शियन सेना अलेक्जेंडर की सेनाओं से बहुत अधिक थी। इसके अलावा पर्शियंस के पास रणनीतिक लाभ था, जो नदी के ऊपर ऊंची जमीन पर कब्जा कर रहे थे। पर्शियन कमांडरों ने अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता में विश्वास करते हुए युवा मैसेडोनियन राजा के खिलाफ एक आसान जीत की उम्मीद की। उन्होंने अलेक्जेंडर की रणनीतिक प्रतिभा और उनके सैनिकों के लड़ने के कौशल को कम करके आंका। अलेक्जेंडर ने सैन्य प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए, जो उनकी पहचान बन जाएगी, एक साहसी योजना तैयार की। उसने नदी के उस पार सीधे पर्शियन सुरक्षा के केंद्र में एक घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया। मैसेडोनियन कंपेनियन घुड़सवार सेना, जो अपने अनुशासन और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है, ने पर्शियन लाइनों के माध्यम से तोड़ दिया, जिससे अराजकता और भ्रम पैदा हो गया। खुद अलेक्जेंडर आगे से नेतृत्व करते हुए भयंकर आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो गए, बाल बाल मौत से बचे। अपने राजा की बहादुरी से प्रेरित होकर मैसेडोनियन सेना ने बेजोड़ क्रूरता से लड़ाई लड़ी, पर्शियंस को हराया और एक निर्णायक जीत हासिल की। ग्रेनिकस नदी की लड़ाई ने दुनिया के मंच पर अलेक्जेंडर के आगमन की घोषणा की, जिससे उन्हें असाधारण कौशल और साहस के सैन्य कमांडर के रूप में स्थापित किया गया। ये कई जीत में से पहली थी जो उनकी किंवदंती को मजबूत करेगी। सेक्शन 5 एक राजा का साहस इस्सुस की लड़ाई। ग्रेनिकस नदी पर जीत के बाद अलेक्जेंडर ने दक्षिण की ओर अपनी प्रगति जारी रखी। ग्रीक शहर राज्यों को पर्शियन शासन से मुक्त कराया और एशिया माइनर पर अपने नियंत्रण को मजबूत किया। पर्शियन राजा डारियस त्रथर शुरू में मैसेडोनियन खतरे को खारिज करते हुए अब अलेक्जेंडर का सामना करने के लिए एक विशाल सेना इकट्ठा की। 333 ईसा पूर्व में भूमध्य सागरीय तट के पास एक संकीर्ण मैदान इस्सुस में दोनों सेनाएं भिड़ गईं। इस्सुस की लड़ाई टाइटन्स का संघर्ष थी, जो अलेक्जेंडर के अभियान का एक महत्वपूर्ण क्षण था। डारियस, जिसके पास अलेक्जेंडर की तुलना में कई गुना बड़ी सेना होने का अनुमान था, का मानना था कि उसने मैसेडोनियन राजा को फंसा लिया है। हालांकि रणनीति के उस्ताद अलेक्जेंडर ने अपने लाभ के लिए इलाके का इस्तेमाल किया। उन्होंने पर्शियन संख्यात्मक श्रेष्ठता की प्रभावशीलता को सीमित करते हुए एक संकीर्ण गठन में अपनी सेना तैनात की। एक बार फिर अलेक्जेंडर ने अपनी कंपेनियन घुड़सवार सेना का नेतृत्व एक साहसी आरोप में किया। इस बार सीधे डारियस के लिए लक्ष्य बनाया। हमले का नेतृत्व कर रहे मैसेडोनियन राजा को देखकर मैसेडोनियन हमले की क्रूरता के साथ पर्शियन लाइनों को चकनाचूर कर दिया। डारियस अपने जीवन के डर से युद्ध के मैदान से भाग गया, अपनी सेना को अव्यवस्था में छोड़ दिया। इस्सुस की लड़ाई अलेक्जेंडर के लिए एक शानदार जीत थी, जिसने एक सैन्य प्रतिभा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया और पूरे पर्शियन साम्राज्य में आघात पहुंचाया। अब उनके सामने पर्शियन साम्राज्य के हृदय का मार्ग खुला था। सेक्शन 6 युद्ध के मैदान के उस्ताद गौगामेला और पर्सिया का पतन। इस्सुस की लड़ाई के बाद पर्शियन सेना के अव्यवस्था में होने के कारण अलेक्जेंडर ने अपनी पूर्व की ओर बढ़त जारी रखी। उन्होंने टायर के भारी किलेबंद शहर को दरकिनार कर दिया। एक लंबी घेराबंदी में शामिल होने के बजाय इसे अलग थलग करने का विकल्प चुना। फिर उन्होंने मिस्र में मार्च किया, जहां उनका एक मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया गया और उन्हें फिरौन का ताज पहनाया गया। नील नदी के मुहाने पर एक नया शहर अलेक्जेंड्रिया की स्थापना के बाद अलेक्जेंडर ने अपना ध्यान पर्शियन साम्राज्य के केंद्र में वापस कर दिया। 321 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने आधुनिक इराक के मोसुल के पास गौगामेला में आखिरी बार डारियस का सामना किया। पर्शियन राजा ने एक विशाल सेना इकट्ठा की थी, जो मैसेडोनियन खतरे को हमेशा के लिए कुचलने के लिए दृढ़ थी। उसने रथों और युद्ध के हाथियों को तैनात किया, ये उम्मीद करते हुए कि मैसेडोनियन लाइनों को सरासर बल से तोड़ा जा सके। एक बार फिर युद्ध के मैदान में अलेक्जेंडर की रणनीतिक प्रतिभा चमक उठी। उसने रथों और हाथियों द्वारा उत्पन्न खतरे को बेअसर करने के लिए अनुशासित युद्धाभ्यास और अच्छी तरह से समय पर पलटवार का उपयोग करते हुए पर्शियन रणनीति का अनुमान लगाया। खुद एक घुड़सवार सेना के प्रभारी का नेतृत्व करते हुए अलेक्जेंडर ने पर्शियन लाइनों के माध्यम से मुक्का मारा।
जिससे व्यापक दहशत फैल गई और पर्शियन सेना को पीछे हटाना पड़ा। दारियुस तीसरी बार युद्ध के मैदान से भाग गया, अपने साम्राज्य को खंडहर में छोड़ दिया। गौगमेला की लड़ाई ने पर्शियन साम्राज्य के निर्णायक अंत को चिह्नित किया और एशिया के निर्विवाद शासक के रूप में अलेक्जेंडर की स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने बेबीलोन में प्रवेश किया, जो पर्शियन राजधानी थी, एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि एक मुक्तिदाता के रूप में उनके राजनीतिक कौशल का एक प्रमाण और एक वैध शासक के रूप में देखे जाने की उनकी इच्छा, न कि केवल एक विदेशी आक्रमणकारी के रूप।